अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज़, जिन स्टोरीज़ का तज़किरा आज के प्रोग्राम में होने जा रहा है। एक फार्मूले के तहत मरदमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी आज बोल पड़े कि हमने जमहूरियत बचाने और बनाने का मिशन पूरा किया, अब सवाब कमाने का मिशन पूरा करने दिया जाए। कराची में मुस्तहक़ीक़ीन की तादाद इतनी है जितनी मरदमशुमारी में शहर की आबादी दिखाने की साजिश हो रही है। कराची में तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुई है, इसलिए इस शहर को सही से गिनने की अशद ज़रूरत है। मौजूदा माली साल की बात करेंगे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। माली साल के पहले 8 माह के दौरान बड़ी सनतों के पैदावार में 5.56% कमी हुई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2023 में गुज़िश्ता फरवरी के मुकाबले पैदावार 11.6% कम रही है। माहाना घरेलू बजट में गुजारा कैसे किया जाए, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की परेशानी की वजह ये सवाल बन चुका है। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें घरेलू बजट के हवाले से 91% पाकिस्तानियों ने अपनी परेशानी का इजहार किया है। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने एतराफ़ किया कि बजट में रहते हुए अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कराची समेत सिंध में मुफ्त मैयत गाड़ी सर्विस का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर सेहत अज़रा पेचियो की जानिब से सिंध मैयत वैन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध के ज़ेर एहतमाम 1122 की मैयत गाड़ी सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। सिंध एंड इंटीग्रेटेड और एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज इस सर्विस को ऑपरेट करेगी, जबकि 25 गाड़ियां मौजूद हैं। 8 मैयत गाड़ियां कराची में देंगे, जबकि 5 हैदराबाद समेत दीगर अजला को दी जाएंगी। अज़रा पेचियो साहिबा ने वजाहत भी की है। जबकि एक और खबर आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। पाकिस्तान में मजीद 26 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 26 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.47% रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा सेहत सिंध ने ईद उल फितर के मौके पर कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर भी जारी कर दी हैं। महकमा सेहत सिंध ने शहरियों से अपील की है कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए आलमी इदारे सेहत की तजावीज़ पर अमल करें और समाजी फासला बरकरार रखें और पहले की तरह मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। जबकि वज़ीर सिंध ने दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी इंतजाम बढ़ाने के लिए सिंध टूल प्लाजा सर्वेलेंस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। सैयद मुराद अली शाह ने सूबे के 40 टूल प्लाजा पर CCTV कैमरास की तनसीब के लिए 1.56 अरब रुपए की मंजूरी दी है। इजलास में IG पुलिस, सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन मुनीर शेख, सेक्रेटरी खजाना और दीगर मुतालिक अफसरान ने भी शिरकत की है। वज़ीर सिंध ने कहा कि सूबे में दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। 40 टूल प्लाजा और 20 ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर सर्वेलेंस कैमरे की तनसीब के हवाले से CPO में इजलास भी हुआ है। वज़ीर सिंध ने टूल प्लाजा और ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर कैमरास की तनसीब की बाकायदा मंजूरी दे दी है। IG सिंध ने बताया है कि मंसूबे का आगाज सिंध टूल प्लाजा सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। जबकि पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू गैर मुल्की शहरी से 11 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। परेडी थाने की हुदूद से गैर मुल्की शहरी को लूट लिया गया। पुलिस वर्दी में मलबूस नामालूम मुल्ज़िमान 11 लाख रुपए नकद रकम लूट कर फरार हुए। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बहरहाल पहली खबर से आगाज़ कर लेते हैं। तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि मरदमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। हमने पहले भी आपको बताया था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि कन्वीनियर हैं MQ पाकिस्तान के, उनकी जानिब से भी जो है वो पहले तवातुर के साथ ये स्टेटमेंट सामने आते रहे कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। फिर हमने ये भी देखा कि फैसल सज़वारी जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, उनकी जानिब से नादरा को लेटर लिखा गया कि आबादी सही शुमार करने में कोऑपरेट किया जाए, बताया जाए। फिर हमने ये भी देखा कि MQ का नैरेटिव यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इस खूबसूरत तरीके से बताया गया कि कितनी आबादी कैसे काउंट की जा सकती है, आबादी एक्चुअल है क्या। हमने कल भी आपको बताया था, सेंसस की कमेटी के मेंबर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कराची की जो आबादी है उसमें इजाफा हो रहा है, जो तौसी की गई है शुमार कुनंदगान की इनुमरेशंस के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरदमशुमारी हो रही है, लेकिन असल आबादी कितनी है कराची की, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली MQ पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद अबू बकर साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। अबू बकर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। MQ हमेशा मैं देख रहा हूँ कि इस हुकूमत का हिस्सा तो है, लेकिन आवाज़ उठा रही है मरदमशुमारी पर, कराची की आबादी को सही गिनने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है और जो मसला है उसको ऐवान तक भी पहुँचाया गया है और साथ साथ वज़ीर आज़म से 3 मुलाकातें भी की गई हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ये होती है कि एहसान इकबाल एक कमेटी बनाते हैं जिसके अंदर अमीनुल हक साहब को, जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं, उनको हिस्सा बनाया गया। अब MQ के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हुकूमत में शामिल होने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने जो बुनियादी मसाइल हैं
उसे नज़रअंदाज कर दें। या कोई भी जमात अगर किसी इत्तेहाद में शामिल होती है, हुकूमत में शामिल होती है, तो वो इसीलिए शामिल होती है कि वो जो मसाइल हैं अवाम के या उस शहर की जहाँ से वो नुमाइंदगी कर रही है, अगर उसके किसी भी हुकूक को गसब किया जा रहा है, उसके साथ ज़्यादती की जा रही है, तो उस पर आवाज़ उठाए और उसको हल करने के लिए हर फोरम पे जाए। और यही MQM ने इसी वजह से जो मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू हुआ, तो मरदमशुमारी के हवाले से हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, इस पिछली हुकूमत में भी था और इस हुकूमत में भी है कि हम किसी से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे हैं। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी आबादी को दुगनी कर दे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो उस शहर की ओरिजिनल आबादी है, जो लोग उस शहर में रहते हैं, उनको गिन लिया जाए। मरदमशुमारी के हवाले से अभी जो सेंसस के डिपार्टमेंट ने किया, उसमें एक बात सामने आई कि तकरीबन 32 या 33 या 30 हज़ार ऐसे हाई राइज इमारतें हैं कि जिसको गिना नहीं जा सका या जिस पे मरदमशुमारी या खाना शुमारी नहीं हो सकी। उसमें तकरीबन 80% जो हाई राइज बिल्डिंग हैं वो कराची से ताल्लुक है उसका, और बाकी दूसरे सूबों के शहरों से भी ताल्लुक का तकरीबन वो 20% है। तो हम कहते हैं वो जो 20% रह गया किसी भी शहर में, वो पंजाब हो, किसी भी सूबे में, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ पे भी उसे भी गिना जाए। तो बस ये हमारा मौक़िफ़ है और इस पे हम डटे हुए हैं, क्योंकि अगर आप किसी शहर की आबादी को नहीं गिनेंगे, अगर किसी शहर के लोगों के सरों को नहीं गिनेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि नाइंसाफ़ी हो गया, और उस नाइंसाफ़ी पे बहुत सारे जो है ना मसाइल खड़े होते हैं और खड़े हुए हैं माजी में। हमें उसकी बुनियाद पर वो NFC अवार्ड से जो हिस्सा मिलता है सूबे को, उसमें कमी हो जाती है। उसके बाद उसके हवाले से जो उस शहर को हुकूक मिलने चाहिए, टैक्स मिलना देते हैं हम, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। और फिर डिलिमिटेशन होगी, डिलिमिटेशन के बाद फिर वहाँ पे नशिस्तों का इजाफा होता है। तो ये तमाम मैकेनिज्म है और शायद इसी वजह से उस शहर को शुरू से नज़रअंदाज किया गया है। ये आज का मामला नहीं है, ये तो 1962 से ये सिलसिला शुरू हुआ और तसलसल के साथ आज भी जारी है। मेरे समझ में नहीं आता। अच्छा, अबू बकर साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक बात और कही कि कराची में 3 करोड़ से ज़ायद नफूस रहते हैं, उन पर मुश्तमिल है ये शहर। तो इसका मतलब ये है कि एक इंदिया दे रहे हैं कि कराची की आबादी 3 करोड़ के लगभग है या उससे ज़्यादा है, लेकिन 3 करोड़ के करीब करीब है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरदमशुमारी के बाद रिज़ल्ट सामने आते हैं और अभी जैसे 95% आबादी काउंट कर ली गई है और 1 करोड़ 53 लाख कुछ कम बेश जो है वो ये आबादी काउंट की गई है, तो अगर आबादी 3 करोड़ नहीं काउंट की जाती, MQM क्या करने जा रही है? देखें, अभी तक तो हम हुकूमत में शामिल भी हैं और हम जिस हद तक आवाज़ अपने इस हवाले से उठा सकते हैं, इस जाति के खिलाफ उठा सकते हैं, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उठा सकते हैं, जिस फोरम पे उठा सकते हैं, वो हम अपने कारकुनों से इजलास में भी ये बात कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों से जब गुफ्तगू होती उसमें भी रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी 3 नशिस्तें, जैसा कि आपने खुद कहा कि इस हवाले से हो चुकी है। इसमें फिर तारीख में इजाफा भी किया गया, जो इनके डेट ख़त्म हो रहे थे और वो मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उस हवाले से फिर 2 मरतबा इसमें इजाफा भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो सेंसस के स्टाफ आए उनको उस तरह से फैसिलिटेशन नहीं मिल सकी, वो इस तरह से ट्रेंड नहीं थे, ये तमाम खामियां थीं। और अभी आपने देखा होगा कि फैसल सब्ज़वारी भाई ने एक ख़त लिखा था कि इलेक्ट्रिक को और नादरा को, जहाँ से ये जो वहाँ से नादरा से जो रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों का जो फिगर दिया वो तकरीबन 1 करोड़ और 78 लाख था, जबकि उसमें ये मतलब ये वो लोग हैं जो कराची के अंदर एक एड्रेस रखते हैं अपना जी, और उसमें 18 साल से कम बच्चों का उसमें शुमार नहीं था, जबकि वो भी तकरीबन 40% हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें, आप उठाकर देख लें नादरा से कि कराची शहर से कितने, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक के मीटर्स जो आपने दिए हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि कितने मीटर आपने दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक यूटिलाइज कितने मीटर को कर रही है, और फिर उस हिसाब से एक फैमिली, जॉइंट फैमिली में कितने मेंबरान होते हैं।
تو وہ تمام چیزیں اور ہم اچھا ایک خبر یہ بھی آئی تھی کل ہم نے جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے سینسس کے ممبر کو بھی لیا تھا، ان سے بھی سوال کیا تھا ایم کیو یہ جو ہے وہ معاہدہ یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھاتی، اس وقت ایم کیو حکومت کا حصہ ہے، کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو اس وقت اساتذہ ہیں جو شمار کنندگان ہیں بیسیکلی شمار کنندگان سے ذمہ داریاں لے کر پولیو ورکرز کو اگر دی جائیں تو ان کے پاس تو پہلے سے ڈیٹا موجود ہے کہ اس گھر میں بچے کتنے ہیں، افراد کتنے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتے کیا؟ پولیو ورکرز جو آتے ہیں ان کے پاس تو ڈیٹا صرف بچوں کا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس نادرا ایک اتھینٹک ہے نا اور حکومتی ادارہ ہے نا، تو ان کے پاس جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس میں دو چیزیں، ایک تو 18 سال سے عمر کے زیادہ جو ووٹر بھی بن جاتے ہیں، 18 سال سے کم جن کے بے فارم ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک سلسلہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو پتہ چلا کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا لیکن ابھی تک انہوں نے بے فارم بھی نہیں بنایا۔ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا، جو بے فارم بنے ہوئے ہیں اور جو 18 سال سے عمر کے زیادہ لوگ ہیں اس کو ہی آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ تقریباً 2.5 کروڑ کی آبادی بن جاتی ہے۔ نہیں تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ایم کیو کیا اسٹریٹجی بنا کر بیٹھی ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی آپ کے پیرالل بالکل اس مسئلے کو اٹھائے بیٹھی ہے۔ جماعت اسلامی تو یہ بھی کہا ہے کہ عید کے بعد ہم نے اپنا ویب پورٹل جو ہے وہ ڈیزائن کر لیا، اس کا آغاز کر دیں گے اور پھر گھر گھر جا کر گلی محلوں کے اندر ہم خود جو ہے وہ کاؤنٹ کریں گے۔ ایم کیو کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے اور حکومت میں ہونے کے پرکس کیا ہے، اس کے حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہے ایم کیو کی؟ دیکھیں یہ تو الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ جماعت اسلامی پچھلے کئی سال سے ہمارے اس تمام سلوگن کو اور ہمارے تمام نعروں کو اور ہمارے تمام ان آوازوں کو جب ہم اسے پیک پہ لے جاتے ہیں، جب ہم اسے حتمی شکل کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ ہمارے نفسیات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ تکمیلی مراحل کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ایک کیمپ لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب بلدیاتی الیکشن تھا تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی، بہت سارے نعرے اور سلوگن ایسے تھے جو کل ہم لگاتے تھے تو ہم پہ تنقید کی جاتی تھی کہ عصبیت کی بات، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ایم کیو کی لیگیسی کو فالو کرتی جماعت اسلامی؟ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھ لیں پچھلی مرتبہ جو مطلب ایک مسئلہ تو کراچی کا ہے نا، دیری نہ مسئلہ ہے، اس پر تو کوئی بھی سیاسی جماعت اٹھائے گی، یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری بات پر انہوں نے آگے لبیک کہا ہے؟ اس کے دیر آئے درست آئے۔ میں کہتا ہوں کہ جو کراچی شہر میں رہتا ہے، کراچی کی سیاست کرتا ہے، کراچی کے لوگوں سے ووٹ لیتا ہے، تو اس کا یہ فرض اور حق بنتا ہے کہ وہ کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف آواز حق بلند کرے، وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ چلیں کم سے کم آپ جماعت اسلامی کے ساتھ اس بات پہ تو حق پہ ہوں گے نا، جماعت اسلامی کے ساتھ کہ ایٹ لیسٹ ان مسائل پہ جس پہ ایم کیو آواز اٹھا رہی ہے پیرل شانہ بشانہ جماعت اسلامی بھی اس پر آواز اٹھا رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نہ حکومت میں ہے نہ جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے۔ شانہ بشانہ تو نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر 6 مہینے سے پوری ایک کمپین ہماری چل رہی ہے، لیکن ابھی اسی ہفتے انہوں نے کیمپ لگایا اور وہاں پہ میڈیا کو بلا کے کہا کہ جناب یہ اگر ہو تو ہم ایسا کر لیں گے۔ چلو اچھی بات ہے، دیکھیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ حکومت میں ہیں، آپ وزیر اعظم سے مل لیے، آپ حکومت میں ہیں، آپ نے احسن اقبال کے ساتھ بیٹھ کر کمیٹی بنوا لی، آپ حکومت میں ہیں تو آپ نے نادرا کو جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا، وفاقی وزیر فیصل سزواری نے، وہ حکومت میں نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ادارے شماریات کے دفتر کے باہر دھرنا تو دے سکتے ہیں نا، وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ وہ بھائی وہ اگر کر رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے، اس لیے کرنا چاہیے کہ اس بلدیاتی الیکشن میں گو کہ ایم کیو ایم نے اس میں حصہ نہیں لیا اور حصہ نہ لینے کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیاست کر رہے ہیں اور کراچی کی سیاست میں یہ اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ذاتیوں پہ آواز بلند کرنا ہوگا۔ چلیں بڑی اچھی آپ نے بات کی کراچی کی، میں اپنی سیاست زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آؤٹ آف دا باکس کوسچن ہے، اس کا جواب دے دیجئے گا، پھر میں وائنڈ اپ کروں گا اس سیگمنٹ کو۔ جو ماضی کے اندر جنرل الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر ایم کیو ایم نے اپنا مینڈیٹ کھو دیا تھا، اب ایم کیو ایم کی سچویشن قدرے مختلف ہے، انضمام ہو چکا ہے، اتحاد ہو چکا ہے، ووٹرز دوبارہ سے متحد ہو چکا ہے، پھر منسٹریز بھی آپ کے پاس ہیں، آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں۔ اگلے الیکشنز کے اندر ایم کیو ایم کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے کہ اپنا کھویا ہوا کراچی کا مینڈیٹ واپس لے لے؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کھویا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم جس بحران سے گزری ہے اور جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، اگر ایم کیو ایم کی جگہ کوئی جماعت ہوتی تو شاید اس کا وجود ہی مٹ چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے انضمام ہو گیا، وجود رکھنے کے لیے متحد ہو گئے۔ اب 2018 کے الیکشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میڈیا کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے الیکشن کس طرح سے کیا گیا ہوا تھا اور کس طرح سے ایک جماعت کو باقاعدہ ہماری سیٹیں ان کے حوالے کی گئی تھی۔ وہ جماعت آپ کی لاڈلی جماعت بھی رہی ہے۔
जी हम ने तो ये सोच के खामोशी, लेकिन उसके बावजूद भी, इत्तेहादी होने के बावजूद भी हर जलसे में हम ये इस बात का तस्करा जरूर करते थे कि हमारे मतलब एक बच्चे को लड़ झगड़ के क्लास का मॉनिटर बना दिया अगर टीचर ने, तो आप लोगों ने उससे दोस्ती कर ली। वजह क्या थी? वजह यह थी कि एक जमात पहली मर्तबा पाकिस्तान की सियासत में इंटर हुई थी। आपने कहा चलो साथ दे देते हैं। तो उन्होंने जो हमसे वादे किए और उन्होंने इस बात का इदराक किया कि कराची के साथ माजी की हुकूमतों ने नाइंसाफी की है, कराची को जो उसका हक है उसे नहीं दिया, कराची की तामीर और तरक्की में जो उसे हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, और उन्होंने फिर वादा किया कि 1100 अरब रुपए। गुफ्तगू तवील हो जाएगी, लेकिन आखिर में मैं एक कमेंट भी दे दूं कि माजी के अंदर तो इन तमाम जमातों को आपने टेस्ट किया हुआ था, तो फिर अगर पहली दफा वो हुकूमत में आए थे, ठीक है, ये आपका मौक़िफ़ बजा है कि आपने उनको टेस्ट किया कि कराची के लिए कुछ काम कर लें, लेकिन दोबारा फिर उन्हीं जमातों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने माजी में बकौल आपके कुछ नहीं किया। वाई? वक्त से बहुत कुछ सीखते हैं ना, वक्त से लोग सीखते हैं। माजी के जो लोग थे और जो हमारे ही वोटों से इक़्तिदार में आते थे, आज उनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि कराची के साथ जाती हुई, और अगर वो इस बात का एहसास नहीं करेंगे और अगर वो फिर से इस तरह का कोई अमल करेंगे तो फिर हुकूमत छोड़ देंगे आप? हाथ कंगन को आरसी के सारे ऑप्शन सियासत के अंदर, तो फिर हुकूमत छोड़ देंगे आप? मैंने कहा ना कि सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। अब तो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अक्टूबर में इलेक्शन का महीना है अक्टूबर, तो उसमें देखते हैं। लेकिन ये सेंसस का जो मामला है, ये हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। पूरे मुहज़्ज़ब दुनिया में, पूरे तरक्की याफ्ता दुनिया में ये उसूल होता है कि जो उस शहर के रहने वाले उन्हें गिना जाए, मुख्तलिफ साइडों में लाके। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका कि आपने वक्त दिया। मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर माजी के अंदर पीटीआई का साथ दिया एमक्यूएम ने कि पहली दफ़ा हुकूमत कर रहे थे, हो सकता है नेक नीयती से काम करें कराची के लिए, तो वो भी फेल हो गए। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है या पीडीएम की बात कर ली जाए, तो उन हुकूमतों का साथ आपने माजी में दिया है और बकौल आपके कि वो साथ जो था वो निभा नहीं सके, तो इस बार बैठने का मकसद क्या है इत्तेहाद में, ये बहुत बड़ा सवाल है। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे कि इस वक्त रवा साल के पहले माह में जो 8 माह हैं उसमें बड़ी सनतों की पैदावार में कमी आई है, कितनी कमी है और क्यों है, वजह क्या है, तमाम चीज़ आपको बताने जा रहे हैं ब्रेक के बाद।